आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, चैप्टर 7 का प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा किसको बोलेंगे? समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? जब हम लोग ग्राफ में देखते हैं तो उसमें क्या होता है? समय के सापेक्ष क्या होता है? उसमें पॉजिटिव और निगेटिव, है ना? ये देखो, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है और निगेटिव वाला पोर्शन है। मतलब इसमें क्या हो रहा है? दिशा भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। प्रत्यावर्ती धारा उसको बोलते हैं ऐसा विद्युत धारा जो समय के सापेक्ष दिशा एवं परिमाण दोनों में परिवर्तित करे, है ना? दिष्ट धारा में क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड उसका चेंज होता है ना? दिशा परिवर्तित नहीं होता। दिशा तो सेम है, देखो मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है ना? एक मान है उसका, करंट का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। और इसको हम लोग फिल्टर करेंगे, फिल्टर यूज करके क्या मिलता है हमको? ऐसा भी फॉर्म होता है डीसी का, ऐसा भी फॉर्म होता है। ये प्योर डीसी नहीं है, ठीक है? बाद में हम लोग फिल्टर यूज करके इसको प्योर डीसी बनाते हैं, है ना? ये आपको लग रहा होगा एसी का वेव फॉर्म। एसी का वेव फॉर्म नहीं है। जब हम लोग रेक्टिफायर पढ़े थे, याद करो, हाफ वेव रेक्टिफायर, तब हमको क्या मिलता था? डीसी मिलता था, हाफ मिलता था, एक गेप मिलता था, फिर डीसी मिलता था, है ना? तो प्रत्यावर्ती चैप्टर पढ़ने से पहले हमको दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण, ये इम्पोर्टेंट, दिशा एवं परिमाण दोनों ही समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा आप अगर ग्राफ के थ्रू समझाना चाहते हैं, दो एक्सिस लीजिएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या रखेंगे? समय, ठीक है? और वाई एक्सिस में क्या है? हम लोग उसका मैग्नीट्यूड को देखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, है ना? समय के सापेक्ष ही देखेंगे धारा को, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब दिशा और परिमाण दोनों चेंजेस हो रहा है ना? डायरेक्ट करंट क्या होता है? दिष्ट धारा ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के सापेक्ष तो परिवर्तित नहीं होती है, दिष्ट धारा कहलाती है ना? इसकी दिशा देखो चेंज हो रही क्या? नहीं हो रही, है ना? उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट करंट। और दोनों में डेंजरस कौन होता है ना? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? हाँ, ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वो डायरेक्ट करंट का √2 गुना होता है। जितना भी डायरेक्ट करंट रहेगा ना, उसमें √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो हमारा क्या हो जाता है? अल्टरनेटिंग करंट, है ना? और भी क्वेश्चन बनते हैं ना अल्टरनेटिव करंट से, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसफार्मर में भी यूज हुआ था ना? ट्रांसफार्मर में डीसी यूज करते हैं, डीसी क्यों नहीं करते, है ना? वहां भी यूज हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्लक्स चाहिए हमको ना, फ्लक्स जनरेट जब तक नहीं होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में कैसे जनरेट होगा विद्युत धारा? तो जब डायरेक्ट करंट देते हैं ना, तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो जाता है? वो वहीं पर सर्कुलेट होता रहता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जा नहीं पाता, जिससे धीरे धीरे प्राइमरी वाइंडिंग में हीट जनरेट होता है, जिसके कारण वो जल जाता है ना? तो एसी और डीसी बहुत से चैप्टर में है। सिग्नल में भी पढ़े थे ना, एसी सिग्नल एंड डीसी सिग्नल, है ना? वहां पे हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन है तो वही ना, है ना? चाहे धारा होगा, सिग्नल हो, है ना? डीसी को कैसे शो करते हैं हम लोग? कैसे करते थे? ये, है ना? एनालॉग तो सबके लिए सेम है, एनालॉग सबके लिए सेम है ना? ये हो गया एसी एंड डीसी। ये चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, है ना? तरंग में भी पढ़े थे ना, है ना? ये है हमारे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। क्या होता है? I = I0 sin ओमेगा t। यहाँ पर I क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान मतलब हाँ, जिस समय हम लोग धारा का मान याद कर रहे हैं उस समय करंट उसका वैल्यू क्या है ना? जैसे किसी चीज को निकालना है तो उस समय देखेंगे इस समय धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, उसी को उसका करंट वैल्यू बोलते हैं, है ना? जैसे हम गाड़ी में चला रहे हैं, गाड़ी को चलाते चलाते अचानक से हम लोग डिस्प्ले में देख रहे हैं गाड़ी 25 की स्पीड में है, तो वो उसका क्या है? तात्क्षणिक मान, है ना? अधिकतम वैल्यू कब रहेगा? जब वो हमारा हाईएस्ट स्पीड में चलते रहे। ठीक इसी प्रकार करंट में क्या होता है? एसी का एक अगर हमारा वेव फॉर्म है ये, है ना? एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये वाला आयाम बोलो कि इसका शिखर मान बोलो, ये वाला हमारा रहेगा I0, इसी को बोलते हैं उसका शिखर मान। तीसरा होता है ओमेगा। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है इसका, है ना? एंगुलर वेलोसिटी, वेग भी बोल सकते हैं। आवृत्ति के कंडीशन में अलग रहेगा और वेलोसिटी की कंडीशन में उसका फॉर्मूला अलग रहेगा।
अगर हम लोग कोणीय आवृत्ति देखते हैं, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय टी। एक आवर्त काल में है ना 2 पाई उसका क्या होता है 360 डिग्री होता है। एक आवर्त काल में कितना एक चक्कर लगाया, वही तो उसका कोणीय आवृत्ति कहलाता है। कोणीय वेग भी बोल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार ये क्या हो गया, धारा का समीकरण हो गया। इसी प्रकार हमको विद्युत वाहक बल कभी निकालना है तो सेम रहेगा, जहां पर ई क्या रहेगा, उसका ताक्षणिक मान ही रहेगा, वो शिखर मान रहेगा, और ये क्या हमारा कोणीय आवृत्ति है ये। ठीक इसी प्रकार वोल्टेज के लिए, तो दोनों के लिए, तीनों के लिए सेम फार्मूला है। वोल्टेज के लिए भी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के लिए ई हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल का मान ज्ञात कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए। ये शायद 2021 या 22 में पूछा गया है क्वेश्चन, 19 हो सकता है, लेकिन एक बार आया है क्वेश्चन, है ना। तो बाय वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज हुआ है ना, कुछ फार्मूले भी यूज हुए, है ना। तो रिवीजन है तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, है ना। क्या करते हैं इसमें, जैसा हमको डेफिनेशन पूछा गया है, एक प्रकार से डेफिनेशन पूछा है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल। वर्ग माध्य मूल मतलब एक चक्र में, है ना, अल्टरनेटिंग करंट के एक पूर्ण चक्र करने के लिए जो धारा का वर्ग होगा उसका माध्य होगा और उसका वर्गमूल जो होगा वो किसके बराबर होगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल कहलाता है ना। मान लो ये हमारा अल्टरनेटिंग एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा हमको, टी उसका आवर्तकाल लगेगा, है ना। और धारा जितना भी बह रहा है उसके वर्ग का माध्य का मूल होगा, मतलब रूट होगा, है ना। इसी को हम लोग उसके फॉर्म में लिखे हैं परिभाषा के अंदर, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य मतलब समय से डिवाइड करते हैं, है ना, माध्य के फिर उसका वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल कहते हैं। इसे IRMS से व्यक्त करते हैं। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल वही है, ठीक है, इसे व्यक्त करते हैं। फिर हमको जो स्टेटमेंट में बोला गया है उसी को हम लोग को क्या करना है, मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा का जो रूट मीन स्क्वायर था उसका वर्ग कर दिया, है ना। इधर रूट को हटाओगे इधर वर्ग कर दो, तो क्या हुआ, धारा के वर्ग के माध्य मतलब समय से डिवाइड कर देंगे, और टोटल समय कितना लगेगा, 0 से t तो लगेगा, तो ये हमारा लिमिट हो जाएगा। उसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और dt केवल ये क्योंकि t यूज हुआ है, समय के सापेक्ष करना है ना, इसलिए यहाँ पर dt यूज हुआ है। ये क्लियर है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है ये वाला, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो धारा है उसको धारा के समीकरण से उसका मान को रख देंगे, पुट कर देंगे, है ना। तो धारा का समीकरण में बता ही दिया हम, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण स्टार्टिंग में, है ना। तो क्या हो जाएगा, I I0 sin ओमेगा t। तो इस I की जगह में हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, रख दिए I0 sin ओमेगा t dt अपॉन t। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट में क्या होगा, t को हम लोग बाहर कर देंगे क्योंकि t का हम तो अवकलन समाकलन करना ही नहीं है, तो t क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या बच जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है I का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा I0 का स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, है ना। इसका स्क्वायर नहीं करेंगे ओमेगा t का, क्योंकि ये थीटा है, थीटा का स्क्वायर कभी सुने नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, sin के ऊपर लगता है sin स्क्वायर ओमेगा t। फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, जिसका समाकलन नहीं होना है। I0 का स्क्वायर बाहर हो गया, t बाहर हो गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल बच जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा t, है ना। sin स्क्वायर ओमेगा t का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos sin स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आप लोग लिख ले रहे हो, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला है, ठीक है। उसके जगह में ओमेगा t लिखा, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ओमेगा t की जगह 1 माइनस 2 cos ओमेगा t अपॉन 2, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको ब्रेक किए, ठीक है। यहीं पे आप लोग को दिक्कत जा सकता है, बाकी तो नहीं जाएगा, फिर बना लोगे, ठीक है। फिर क्या किए, ये कांस्टेंट 2 को बाहर कर दिया यहाँ पर, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 का समाकलन करेंगे और cos 2 ओमेगा t का करेंगे। तो 1 का समाकलन क्या होता है, हाँ 1 का समाकलन क्या होता है, अवकलन का अपोजिट होता है ना,
1 का समाकलन अगर 1 है तो t हो जाता है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और अगर डिफरेंशिएशन करते हैं 1 का तो कांस्टेंट का 0 होता है ना, एंटी होता है, एक दूसरे के दोनों आपस में एंटी होते हैं, तो ये याद रखिएगा। 1 का यहाँ पे t हो जाता है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को फिजिक्स में डिफरेंशिएशन मिलेगा ही, इंटीग्रेशन ही मिलता है, देखिए कहीं पर डिफरेंशिएशन, है ना, बहुत ही कम, 11th क्लास में था, 12th में तो है ही नहीं, ठीक है। क्या कर दिए, समाकलन कर दिए। 1 का क्या हो गया, t हो गया, माइनस था cos 2 ओमेगा t, cos का क्या होता है, हाँ cos का होता है sin, और sin का माइनस cos होता है ना, तो cos 2 ओमेगा t का क्या हो गया, sin 2 ओमेगा t, और ये क्या हो जाएगा, t के मल्टीपल में जो भी रहता है वो नीचे आ जाता है, मतलब 2 ओमेगा भी रहेगा डिवाइड, ठीक है। उसके बाद लोअर लिमिट को लोअर में रखेंगे, इंटीग्रेशन हटाने के बाद क्या करते हैं, ये हमारा लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो जहां लोअर लिमिट है उसको लोअर में रखेंगे, अपर लिमिट है तो अपर लिमिट। पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले हम लोग अपर को रख लेते हैं, कहां पे रखेंगे, जहां t है वहीं t रहेगा, तो इस t की जगह में कैपिटल T माइनस sin 2 ओमेगा t की जगह में t रख देंगे अपॉन 2 ओमेगा। फिर क्या होगा, माइनस, दोनों पुट हो गए ना अपर का, जब लोअर को लेते हैं क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस 0 t की जगह में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin 2 ओमेगा t की जगह में 0 रख, ठीक है। sin 0 का तो 0 ही हो जाएगा, है ना, और ये 0 है पहले से ही है। यहाँ पर ओमेगा के वैल्यू मैं बताया था, तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई t होता है, ओमेगा का वैल्यू रख देंगे 2 पाई बाई t, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर sin 4 पाई अपॉन 4 पाई बाई t, यहाँ पर का t बच गया, ठीक है। इसके बाद sin में जहां भी पाई आ गया मल्टीपल में, मतलब sin का वैल्यू 0 होने वाला है, क्योंकि sin 2 पाई 4 पाई पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई जहां भी हो उसका वैल्यू 0 ही मिलेगा, इसलिए ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। क्या बच गया, t, t से t का मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्रॉस कर सकते हो, एक बार ब्रैकेट ओपन कर लेना, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना फिर घटाना, t से t कैंसिल हो गया, क्या बच गया, i0² अपॉन 2। फिर यहाँ पर हम लोग इसके स्क्वायर क्या करेंगे, हटाएंगे, जिसमें क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। फिर i0 का स्क्वायर में रूट ऑलरेडी स्क्वायर में है तो क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 में क्या लग जाएगा, रूट हो जाएगा, और 1 अपॉन रूट 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.702 इनटू i0। कभी कभी क्वेश्चन में यही लिखा रहता है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, हाँ सिद्ध कीजिए i इक्वल टू i0 इंटू 0.707, यही पूछ देता है कभी कभी, रूट मीन्स स्क्वायर IRMS, है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी स्टेटमेंट लिखा रहता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, स्टेटमेंट ये वाला करा सेकंड वाला, ये स्टेटमेंट ही रहता है कभी कभी। सिद्ध कीजिए कि प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल क्या है, या फिर इसका व्यंजक क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसका ग्राफ में आएंगे, ठीक, क्लोज कर दीजिए।